हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। अब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी देश को जरूरत क्यों होती है, या कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी देश का जो फ्रेमवर्क है वो कैसे चेंज कर देता है। तो इन्हीं सब चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के थ्रू, जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिए तो है ही, साथ में सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी ये जरूरी है। अब जब सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, तो इससे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इस प्रश्न का सॉल्व व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है जो किसी भी देश के सिस्टम को गाइड करता है उस देश को चलाने के लिए। जो किसी भी देश के सिस्टम को गाइड करता है कि वहां की जो कंट्री है, अथॉरिटी है, कैसे काम करेंगे। ये सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें सीखने को या समझने को मिलती है किसी भी देश की रूल बुक के थ्रू, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके थ्रू, अब इसमें ही एक चीज और हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है। दो टाइप का, एक तो रिटन, दूसरा अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहां पर एक पर्टिकुलर असेंबली बनती है, कुछ लोग उसमें फिक्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीजें उस रूल बुक में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वो डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद ही उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीजें ऐड की जाती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। अब टाइम के अकॉर्डिंग ये इवोल्व होता रहता है। जैसे कि कभी कोई चीज हुई तो उसके अकॉर्डिंग उस रूल बुक में कुछ ऐड कर दिया, या उसके बाद में कोई इंसिडेंट हुआ, उसके उस इंसिडेंट के साथ अगर कुछ नए रूल की जरूरत है तो उसको ऐड कर दिया। तो इसकी कोई फिक्स असेंबली नहीं होती है, फिक्स कोई टाइम नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसमें चेंजेस हैं वो आते जाते हैं। जबकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होती है, एक फिक्स टेन्योर के अंदर ये बैठकर असेंबली है सब कुछ डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजों को आगे लेकर चलती है। जैसे कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंडिया का। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या किसका है? इंडिया का। अब हमें पता है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी दिसंबर 1946 में, है ना, और 1949 तक वो चलती है। उसमें अलग अलग मेंबर थे। शुरुआत में जब डिसाइड होता है 389 मेंबर थे, फिर आगे चलकर वो मेंबर टू 1999 तक आते हैं, वो डिवीजन ऑफ पाकिस्तान वगैरह वो सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी साइड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन कैसे? कि वहां पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनी, कोई असेंबली नहीं बनी। टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग इवोल्व होते गए, जैसे जैसे रूल्स की जरूरत होती गई, कभी कोई क्राइम हुआ, कभी कोई नए डिबेट होने लगी कोर्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में अपने जो भी रूल्स वगैरह है वो ऐड करना शुरू किया, और उसके थ्रू धीरे धीरे वो चीजें हैं वो आगे बढ़ना शुरू होती है। अब इस चैप्टर के थ्रू हम समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। बट तो हमने समझा व्हाई, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। देखो, कोई भी जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, या उसके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन होता है, वो कहाँ से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। इस चीज को हम समझे कि पार्लियामेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, जुडिशरी सिस्टम कैसे क्या काम करता है, इलेक्शन सिस्टम कैसे क्या होता है, उससे पहले हम समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब इनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिसाइड करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सारी चीजें ही हम इसमें समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कोई भी चीज है, अब ये बताओ, हम कोई भी काम करते हैं, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के लिए टाइम टेबल क्यों बना होता है? ये स्कूल के लिए पीरियड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो सारी चीजें क्यों जरूरी है? तो इसी तरीके से जब एक स्कूल को चलाने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि भाई क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, उसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स चाहिए होते हैं। अब वो रूल्स को हम किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से क्या डिसाइड करते हैं, वो सारी बातें इसमें होंगी। तो पहला ये है कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? एक सोसाइटी है जहां पर बहुत सारे टाइप
डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट कास्ट के, या फिर वहाँ पे बहुत सारी भाषाएँ बोलने वाले लोग, अलग-अलग टाइप के लोग हैं वो रहते हैं। चाहे उनका इकोनॉमिक स्टेटस हो या किसी भी तरीके से लोग हैं वो अलग-अलग तरीके से रहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये सब लोग हैं, अब बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वो क्या बन गया? एक डाइवर्स ग्रुप बन गया। अब ये जो डाइवर्स ग्रुप है, इस डाइवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम होगी कि अब सबके लोग, सब लोगों के थॉट एक जैसे नहीं है, सब लोग अलग-अलग तरीके से सोचेंगे, है ना? कोई लोग कुछ लोग हैं, वो बोलेंगे कि भई इस टाइम काम कुछ होना चाहिए, कोई बोलेंगे इस टाइम कुछ होना चाहिए। तो इस सब चीज़ों के बीच में इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को एक साथ लेकर कैसे चलना है, या इनके जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको कैसे सोल्व करना है, रिज़ॉल्व करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए ही हम एक क्या बना देते हैं, रूल्स बना देते हैं। और उन रूल्स को ही हमने किसमें लिख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन बोला। अब जैसे कि पीपल है, हर चीज़ पर सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबकी अपनी-अपनी बातें होते हैं। जैसे कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड बी ओन, कोई बोलता है कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, कि भाई सबके पास प्रॉपर्टी बराबर हो, कोई बोलता है भाई जिसके पास जितनी है वो उतना ही रखेगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन है वो कंपल्सरी होनी चाहिए, नहीं भाई किसी का मन कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, तो कैसे होना चाहिए इसके ऊपर डिबेट होगी। फिर बोल रहे हैं कि हाउ मच मनी शुड हैव गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कि आपकी आर्म फोर्सेस, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पर है ही नहीं, कि उनको लगता है कि खर्चा है, किसी को लगता है कि भाई देश का हर नागरिक है उसी को इसमें एक अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये हर देश की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होती है। अब ये चीजें हैं वो सबके एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अलग अलग होते हैं कि भाई किस पर कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा किसी ना किसी लेवल पर किसी ना किसी के साथ होता रहता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन क्या सही है ना? तो वो सब चीजें ही हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शन है वो क्या क्या है, हम उसको समझते हैं। पहला फंक्शन है सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल किसी की भी जो बेसिक चीज है वो क्या है ना, कि वो कैसे डिसाइड होगी, उसको कोऑर्डिनेट कैसे करना, एश्योरेंस की हाँ भाई ये चीजें सही चल रही है। प्रॉब्लम क्या है? ग्रुप है, हमारी सोसाइटी है, वो एक क्या है, वो डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स कल्चर है। अब जो लोग हैं अलग अलग कास्ट से, प्रोफेशन से, अलग अलग चीजों से, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। अब इन सब चीजों के बीच में कुछ ना कुछ जब दो लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब उन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए, कैसे सोल्व किया, ये उसकी बातें कर रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पब्लिकली नोन रूल्स है, हमें तो पता ही है। इसमें क्या होगा कि जो रूल्स है अब उसके अकॉर्डिंग सबको वो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई भी सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक रूल प्रोवाइड करवा देता है जिसके थ्रू जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको हम रिजोल्व कर सकते हैं। कम से कम कितने लोग, मतलब हर किसी की मिनिमम जो जरूरतें हैं, जो मिनिमम रूल जो किसी के लिए है वो डिसाइड कर देते हैं कि एटलीस्ट इन लोगों के साथ इतना तो कुछ होना ही चाहिए, इन लोगों के पास ये चीजें तो होनी चाहिए, सबको बोलने का राइट तो होना ही चाहिए। इस टाइप से कुछ ना कुछ चीजें हैं, वो बेसिक जो रूल है, मिनिमल जो कोऑर्डिनेशन है वो फिक्स कर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन सब चीज़ों को, रूल को कौन फ़ॉलो करे? और फिर बोल रहा है कि ये रूल को क्यों फ़ॉलो किया जाए, है ना? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि हर जो कोई भी इंसान है, वो, अब कोई इंसान बोले भई मैं इसको फ़ॉलो नहीं करूँगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर कोई भी फ़ॉलो नहीं करेगा। तो दिक्कत क्या होगी कि फिर बाद में वापस से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएँगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हर इंसान को ये जो रूल्स हैं वो फ़ॉलो करने होंगे। कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि भई मैं इन रूल के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। दूसरा क्या है कि स्पेसिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, स्पेसिफिकेशन, किसी भी चीज को डिसाइड कौन करेगा, किसके पास क्या पावर है, किसके पास क्या नहीं है। अब होता क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है, हमारी जुडिशरी के पास ज्यादा है। एक मिनट, हमारी जुडिशरी के पास ज्यादा है, या फिर जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, जुडिशरी के पास, लेजिस्लेचर के पास, या एग्जीक्यूटिव के पास। किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए और कैसी पावर होनी चाहिए, ये बातें करता है। अब पावर का मतलब क्या, कि सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, या सारे जो लॉ मेकर्स हैं हमारे वो डिसाइड करे किसी भी चीज को, या फिर जो लॉ इम्प्लीमेंटर है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, वो डिसाइड करे इन सब चीजों को। तो यही डिबेट है, यही डिस्कशन है, हमेशा से चलता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये यही बोल रहा है कि जो इसका डिसीजन मेकर है वो कौन हो। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पावर होती है,
दूसरा इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि कोई देश है, किसी देश में मोनार्की सिस्टम होगा, किसी देश में डिक्टेटरशिप होगी और किसी देश में डेमोक्रेसी होगी। मोनार्की सिस्टम में क्या है, वन पीपल रूल, कि वन वन पीपल मतलब कि जो किंग होगा वही सब कुछ डिसाइड करेगा कि कैसे क्या सोसाइटी चलेगी, किसके लिए क्या रूल होने चाहिए, किसको कितना टैक्स देना होगा, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, सारी चीजें कौन रूल करेगा, कौन डिसाइड करेगा, रूल करेगा, किंग करेगा। यहीं पर दूसरी साइड में देखा डिक्टेटरशिप। अब इसमें थोड़ा सा इसी का नेगेटिव फॉर्म है, इसमें भी एक इंसान है, एक इंसान ही वो रूल करेगा, जो एक आर्मी रिलेटेड मतलब एक तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो रूल मेकर अथॉरिटी है वो कौन है, आर्मी है वहां की, वहां के पीपल है, पीपल किस में आ जाएंगे, वहां की डेमोक्रेसी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से वहां के जो रूल डिसाइड करने वाले लोग हैं वो कौन है, इस चीज को हम इसके थ्रू समझेंगे। ये जो बोलना चाह रहा है इसमें कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी। जैसे ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की पार्लियामेंट है वो कानून को इनेक्ट करती है, और जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट कौन करते हैं, वहां के लोग। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं आज के टाइम में पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारी में लोकसभा में आज के टाइम में हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी है लोकसभा में, 543। दोबारा से लिख देती हूँ, 543 है ना, जो कैसे हैं इलेक्टेड मेंबर हैं। अब ये इलेक्टेड मेंबर कहाँ से आते हैं, अलग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, जिनको यहाँ के सिटीजन, जिनके पास क्या है वोटिंग राइट है, वो इनको चुनते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि लिमिटेशंस ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि क्या हमने अब एक बार सरकार बना दी, हमने एक बार पावर दे दी उनको, तो क्या वो कुछ भी करते रहेंगे, है ना। वो फिर अपने, हमने एक बार इलेक्ट करके भेज दिया पार्लियामेंट में लोगों को, तो क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। तो ये बोल रहा है कि हमने एक बार अगर सरकार को चुन लिया, उसके बाद अगर वो टेक्निकल में बदल गई, है ना, वो टायरनी में आ गई, या फिर उन्होंने जो रूल्स जो बनाए हैं उनको ही चेंज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाना शुरू कर दे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट पर क्या करता है, लिमिट्स सेट करता है ना, कि जो इंसान है उनको कुछ राइट्स है वो देता है। ये लिमिटेशंस किसके थ्रू आती हैं, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि अगर सरकार कुछ कर रही है गलत, तो क्या होता है कि नागरिक है वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में आ जाएगा, आर्टिकल 19 में आ जाएगा, जिसके थ्रू अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा आर्बिट्रेरी एक्शन ले रही है किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट, या कोई भी ऐसा हो रहा है जिसके थ्रू नागरिकों का कोई भी राइट है वो उनसे छीन रहा है, तो जो सिटीजन है वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उस चीज को विरोध कर सकते हैं। जैसे कि जो, लेकिन अब इसमें क्या है कि हर हर टाइम पे जो इंसान है, नागरिक है, वो अपनी राइट्स को जनता के, सॉरी, सरकार के सामने अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट करने नहीं आ सकते। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम में हमारा क्या था, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। अब उस टाइम में अगर देश के नागरिक बोले कि हमारे राइट्स तो, हमारे राइट्स तो देश को संभाले या फिर राइट्स को, है ना, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, कई बार राइट्स को पीछे छोड़ना पड़ता है, और देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमें उस चीज पर ध्यान देना पड़ता है। अगला क्या है, एस्पायरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जो सोसाइटी है उसकी जो इच्छाएं हैं या उसकी जो जरूरतें हैं वो क्या है, और उसको कैसे पूरा करना है। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी पार्लियामेंट है उसका, कि जो सोसाइटी है उसमें अपलिफ्टमेंट कैसे लाया जाए, है ना, लोगों का कैसे ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो सके, या फिर वो कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो शुरू में फोकस करते थे कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना है। क्यों, क्योंकि हमेशा से क्या होता था, जिस भी इंसान के पास पावर आ जाती थी वो क्या करते थे, नागरिकों को डोमिनेट करने का काम करते थे। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रहे हैं उनको यही डर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी पावर जो रही है
वो नागरिकों के हित में रहे, ना कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के या जिसके पास पावर है उसके हित में रहे। आज के टाइम में जैसे इंडिया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1947 1946 से शुरू हुआ, ये पॉजिटिव एंड सोशल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि भाई हमें जो एक तरीके से हम बोल दें, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है कि जितना भी लोगों के साथ में क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे लोगों में कैसे इक्वलिटी लाई जाए। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था इंडिया में। कास्ट सिस्टम में कुछ लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कुछ लोग उसके शिकार हैं। तो उन चीजों को कैसे सही किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए, वो हमने किसमें लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किसी भी टाइप के कास्ट के बेस पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको प्रोहिबिट किया। जेंडर के नाम पर हर किसी को घर में लड़का चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें हैं, है ना। तो इन सब चीजों को लेकर हमने क्या किया कि चीजों को रोकने की, भाई कैसे भी करके एक सोसाइटी को अच्छे वे में लेकर जाए, जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है हर बेस पर, चाहे वो कास्ट हो, पॉवर्टी हो, इलिटरेसी हो, इन सब चीजों को हम जो इनइक्वलिटीज है इनको कम करके सोसाइटी का डेवलपमेंट की साइड लेकर जाए, और लोगों में जो कॉन्फ्लिक्ट है धीरे धीरे उनको कम किया जाए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 17 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, जिसमें क्या होता है कि कुछ रिजर्वेशन की पॉलिसी है। अब रिजर्वेशन की पॉलिसी क्यों दी, ताकि जो लोग पिछड़े हुए रहे हैं बहुत सालों से, उन्होंने जो एक गरीबी या एक टाइप से जो उनको डिस्क्रिमिनेशन जो झेलना पड़ा है, उस डिस्क्रिमिनेशन से निकालने के लिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है, जिसको हमने रिजर्वेशन का नाम दिया। इसी तरीके से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें सोसाइटी का कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए, कैसे सोसाइटी में और डेवलपमेंट की चीजें हैं वो लाई जा सके। तो ये सारी चीजें हमने किसमें ऐड कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरीके से आगे क्या, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, कि इंसान है क्या। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब कि हम सब लोग कहीं पर भी, आप विदेश में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो आप क्या हो, एक इंडियन भारतीय नागरिक हो। तो ये क्या है, हमारी एक पहचान दे दी कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा एक बेसिक है कि हम कहीं पर भी अपने देश को, देश अपने देश को दिखाएंगे कि भाई हम क्या है, भारत के नागरिक हैं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सबके पास क्या है, वोटिंग राइट है ना। तो वोटिंग राइट क्या है आपके पास, वोटिंग राइट का मतलब क्या हो गया इसमें, कि आपके पास ये राइट है कि आप अपने लीडर को चुन सकते हो, है ना। अगर कुछ गलत होता है तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो, सरकार पसंद नहीं आ रही है तो आने वाले 5 साल में आप वापिस से बदल सकते हो। मोरल आइडेंटिटी क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन है एक बाउंड्री सेट कर देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, वो एक मोरल बेसिस पर। तो ये मोरल आइडेंटिटी हो जाएगी। नेशनल आइडेंटिटी, जैसे जर्मनी में है, उन्होंने एथनिक आइडेंटिटी को चुना हुआ है कि उनकी जो एथनिक आइडेंटिटी होगी उसके बेसिस पर उनका पहचान होगी। जबकि इंडिया में क्या है, सिविक आइडेंटिटी, कि हम सब नागरिक हैं, यहाँ के सिटीजन है, बिना ना हमारी कोई कास्ट है, ना कोई हमारी क्रीड है और ना कोई रेस है, हम इन सबको पीछे हटाकर सब पहले क्या है, भारतीय नागरिक है। ये इसकी बात करता है। बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव कैसे होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों में बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम आजाद हुए थे 1947 में, उसके आसपास बहुत सारे देश आजाद हुए। लेकिन क्या सभी देशों में जिस तरीके से इंडिया में या यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस है, क्या उसी तरीके से हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस है? नहीं है। इसी तरीके से बोला, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस है। जबकि नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल में हर टाइम पे 5-10 साल में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर सवाल उठते रहते हैं और चेंजेस होते रहते हैं। पाकिस्तान में, अफ्रीकन के बहुत सारे देश, यहाँ पर कभी मिलिट्री रूल आता है, कभी आर्मी रूल आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्यों ऐसी चीजें होती है, क्या रीजन है इसके पीछे, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर सक्सेस होता है और कहीं पर फेल हो जाता है। सबसे बड़ा है कि उसको बनाने वाले कौन है ना, वहां की आर्मी, जिनके ऊपर वहां के नागरिक कितना भरोसा कर रहे हैं, या वहां के अनइलेक्टेड लीडर्स हैं, या लीडर्स डू नॉट एंजॉय पॉपुलर सपोर्ट, मतलब कि जिनको कोई भी पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, उनके पास जब पावर आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही नागरिक हैं वो आगे बढ़ते हैं तो उन चीजों के लिए फिर वो उनको अवॉइड करते हैं और उन रूल्स को वो नहीं मानते हैं। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम समझें तो इंडिया में क्या था, इंडिया में एक सेमी इलेक्टेड बॉडी थी। सेमी इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ,
कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो चुने गए थे, एक तो ये इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे, क्योंकि हर इंसान उस टाइम में राइट टू वोट, सब वो जब 1946 में सब लोग इस कैपेबल या फिर इस तरीके से हम नहीं करवा पाए कि सभी इंसान उसमें पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा क्या था कि इसमें जब हमारी जो देश था उस टाइम में दो पार्ट में डिवाइड था, एक तो ब्रिटिश नेशन और दूसरा था क्या बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट से सब राजा वगैरह आए थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेस करने के पीछे इंडिया का क्या है कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जो 1946 दिसंबर में और 1949 तक। अब इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या आगे चलाना बढ़ना है। दूसरा क्या है कि इमेंस अथॉरिटी है, मतलब क्या हुआ कि जिस लोगों पर आप भरोसा कर सको कि आपके लिए जो लोगों ने कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, वो सही बनाए हैं और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सोच कर बनाए हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ये सारे लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोगों ने इस देश की कमांड ली और उन्होंने मासिस पर अपना मासिस ने उन पर भरोसा जताया और उसके अकॉर्डिंग नेशनल मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, देश के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम किया और लोगों ने उन पर भरोसा जताया, जिसके थ्रू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आज भी लोग इतना विश्वास करते हैं। और क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक रेफरेंडम नहीं था, ये लेजिटिमेसी पॉपुलर कंसेंसस, मतलब क्या हुआ कि लोग हैं उन्होंने इस चीज को कंसेंसस दिया कि भाई हाँ ठीक है आप हमारे लिए रूल बनाओ और हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे इनको मानेंगे। यही चीजें इसकी बात कर रहा है। अब बोल रहा है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से क्या चल सकता है, इसमें क्या है सब्सटेंटिव प्रोविजन, मतलब क्या है कि उसकी बेसिक चीजें क्या है जिसके थ्रू वो चीजें हैं वो लंबे टाइम तक चल पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है हमने सिस्टमेटिकली बनाया, जो माइनॉरिटी थी उनको भी हमने ध्यान में रखा, उनके लिए रूल्स बनाए, जो वेल्थ और पावर है किसके पास कितनी रहेगी किसके पास नहीं है उन सब चीजों को डिसाइड किया, है ना। मार्जिनलाइज सिस्टम, जो मार्जिनलाइज लोग हैं जिनके साथ बहुत टाइम तक बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए, उन लोगों को ध्यान में रखा। हर एक तरीके से सबको सोच के हुए हमने अपने डॉक्यूमेंट है उसको तैयार किया, जिसकी वजह से हर तबका हर सोसाइटी का इंसान है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास कर सके। यही है कि हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या कि जो भी देश का नागरिक है 18, शुरू में कितना रखा था एज 21 ईयर रखा था, बाद में जाकर हमने 18 ईयर कर दिया था। तो जो भी इंसान 18 प्लस का है और वो अपना राइट टू वोट यूज कर सकता है, उसको जो पसंद आए उस नागरिक को वो वोट दे सकता है, जिस भी तरीके से आगे चलना चाहे वो अपने काम है वो कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है ये कि बैलेंस इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी सोसाइटी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर है वो तीन पार्ट में डिवाइड कर दी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या दे दिया, लॉ मेकिंग का। एग्जीक्यूटिव का क्या काम दे दिया, लॉ इम्प्लीमेंटेशन का। जुडिशरी का काम क्या दिया, चेक एंड बैलेंस, जो ये लॉ मेकिंग कर रहे हैं चेक एंड बैलेंस, जो ये लोग कानून बना रहे हैं और जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लोगों के लिए सही है या नहीं है, आर्बिट्रेरी एक्शन तो कोई नहीं लिया जा रहा है, या कोई पर्टिकुलर सोसाइटी के कुछ लोगों तक ही उनका फायदा तो नहीं पहुंच रहा है, उस तरीके से जो चेक करने का काम किसको दे दिया, जुडिशरी को दे दिया। तो हमारे यहाँ पर किसी भी एक सिंगल अथॉरिटी के पास पूरी पावर नहीं है, पावर का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा और भी बना रहता है कि भाई अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो हम जुडिशरी सिस्टम के थ्रू अपना जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या है यही है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें क्या है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है सारी सबका। अब इसमें जो लॉ मेकिंग का काम है वो कौन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से आते हैं, सिटीजन्स उनको अपना इलेक्ट करके भेजते हैं। अब इसमें क्या है इलेक्शन सिस्टम हमने एक बना दिया, इलेक्शन सिस्टम क्या कि भाई ये ध्यान रखेगा कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो जस्ट एंड फेयर है, ताकि लोग हैं उसको सही तरीके से उस पर भरोसा कर सके, उन चीजों को आगे चल सके, मतलब कि वो एक लंबे टाइम तक चलते रह सके। आगे क्या हॉरिजॉन्टल, अब देखो दो टाइप की पावर्स होती है, इसी चीज को हम दोबारा से समझे तो दो टाइप की पावर है। दो टाइप की पावर क्या है, एक को हम वर्टिकल बोल देते हैं, आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, एक वर्टिकल होती है और एक क्या होती है हॉरिजॉन्टल होती है।
दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो इस तरह, एक मिनट कुछ गलतियां हो जाए तो माफ करना, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है ये, तो मैं बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। देखो वर्टिकल में क्या है कि वर्टिकल में पावर है इस तरीके से डिवाइड होती है, यूनियन के पास, स्टेट के पास एंड लोकल। यूनियन के पास हमें पता है पार्लियामेंट है, स्टेट के पास क्या है, स्टेट असेंबली, और लोकल में, लोकल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिटी में म्यूनिसिपैलिटी, और क्या बोलते हैं विलेज लेवल पर, विलेज पंचायत। अब ये जो पावर है, क्या सबके पास बराबर पावर है? पार्लियामेंट के पास है जो हमारे नेशनल लेवल पर देखती है, ये नेशनल लेवल पर चीजें देखती है, तो इसके पास कंपेयर टू स्टेट असेंबली की पावर ज्यादा होंगी, क्योंकि इसको पूरे देश को देखना पड़ता है। स्टेट असेंबली जो होती है इसके पास अपनी पूरे स्टेट की पावर होती है, अपना जो भी, जैसे कोई स्टेट है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी पावर को देखेंगे। लोकल है, उनका लोकल जो एरिया है, तो यहाँ पर पावर है वो इक्वल एक तरीके से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग या अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग इनके पास पावर है। जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, पावर इस तरीके से डिवाइड होती है, जो क्या है, पहला आपका क्या आ जाएगा, लेजिस्लेचर। एक मिनट रुको, इसमें कलर चेंज कर लेती हूँ मैं ताकि आप समझ जाओगे। लेजिस्लेचर, सॉरी सॉरी, इस तरीके से लिख लेती हूँ। पहला क्या है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा क्या है आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या है आपका जुडिशरी। इस फॉर्म को हम क्या कह, जुडिशरी, इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह देते हैं, या इसको वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोल सकते हो आप। लेजिस्लेचर, अब इनके पास जो पावर है वो इक्वल है, किसी के पास ये नहीं बोल सकते मेरे पास सबसे ज्यादा पावर है, या ये नहीं बोल सकते मेरे पास पावर है, या जुडिशरी, सबके पास बराबर पावर है। इसको अगर लॉ मेकिंग का काम दे दिया तो इसको लॉ मेक करना है, कानून बनाना है। अब वो कानून सही है या गलत है, कैसा है, वो डिसाइड कौन करेगा, जुडिशरी। अगर गलत है तो उसको किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ एक ही है, उसको इम्प्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो, दूसरे जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से जो ये एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट, लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी का काम क्या होता है, इन चीजों को सबको चेक करना कि वो सारे कानून है वो सही है या नहीं है, जो जिस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चल रही है या नहीं चल रही है, तो ये उसकी बातें करता है। तो चेक एंड बैलेंस वाला आपको समझ में आया होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, रिजिडिटी का मतलब हुआ कि आप कानून में अगर आपने एक बार लिख दिया तो उसको दोबारा लिखना है, दोबारा चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, आप उसको चेंज है वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो, है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि भाई ये चीजें हैं जैसे चेंज करना है, हमें पता है। अब इसका एग्जांपल हम दो कंट्री के साथ लेते हैं, इसको और समझते हैं एक बार, रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। देखो रिजिडिटी का मतलब क्या है, रिजिडिटी का मतलब है कि किसी भी चीज को चेंज करना एक तरीके से नामुमकिन है, मतलब कि चेंज करना नथिंग टू पॉसिबल, कि ना के बराबर पॉसिबल होता है उसको चेंज करना, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां पर अभी तक मुश्किल से कितने, तो 1789 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, तो उसके बाद अभी मुश्किल से 6 या 7 अमेंडमेंट हुए हैं। मुझे जितना याद है शायद 7 अमेंडमेंट हुए हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो ये क्या है, रिजिट है कि भाई वहां पर चेंज करना इतना आसान नहीं है किसी भी चीज को। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हर रोज आप चीजों को चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन का हमें पता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वहां पर हर रोज जो भी रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती रहती है, कभी किसी का क्राइम कुछ और होता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी चीजें हैं वो चेंज होती रहती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि भाई आपको जैसे भी सही लग रहा है कि भाई आज ये चीजें सही नहीं लग रही है तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, वो चीजें सही नहीं है तो उस तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि भाई आप हर रोज अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो।
इंडिया क्या है, इन दोनों का ब्लेंड है, रिजिडिटी का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का, दोनों का मिक्स है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली एक, इसमें हम एक अलग वीडियो बना लेंगे तो वो उस तरीके से समझेंगे। या फिर कुछ चीजें जैसे कि आपका सिटीजनशिप को रिलेटेड कोई आर्टिकल होगा, या फिर आर्टिकल क्या बोलते हैं, वो 1 to 4 जो आपका होता है यूनियन टेरिटरी को लेकर कि भाई कभी स्टेट को अलग करना है, मिक्स करना है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हैं, जैसे कि क्या था, आंध्र प्रदेश से हमने क्या किया, तेलंगाना बनाया। तो इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं थी, वहां के लोग भी इसके लिए रेडी थे और वहां की स्टेट ने भी प्रिपेयर कर दिया, तो नेशनल असेंबली ने अप्रूवल कर दिया और यहाँ पर एक जो स्टेट है आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बन गया, तेलंगाना बन गया। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन यहीं पर क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी डिलिमिटेशन कमीशन चल रहा है ना, डिलिमिटेशन कमीशन की बातें बहुत हो रही है। तो क्या डिलिमिटेशन कमीशन को अमेंड करना या इन सीट्स को क्या बोलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करवाना आसान होगा? इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से बहुत मुश्किल के साथ इस चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना होगा, क्योंकि सभी स्टेट्स को मनवाना, या फिर जीएसटी जो जिस तरीके से हुआ था 2004 से चलता आ रहा था और कहीं जाकर 2017 में जाकर ये पास हुआ। तो ये सारी चीजें हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, कि मिक्स का है, ब्लेंड है, रिजिडिटी का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्या है हमारा, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बनी, कब कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि कैसे क्या शुरू हुई, इसका ओरिजिन क्या। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके बेसिस पर हमें परमिशन मिलती है ब्रिटिशर्स के थ्रू, क्योंकि शुरुआत जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो वहीं से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्हीं के थ्रू हमारी बनाई गई थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैबिनेट मिशन के थ्रू एक फॉर्मुलेटेड की गई थी। और इसमें क्या था अ, एक मिनट रुको, इसको मैं बता देती हूँ आपको। देखो 1946 में है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 19 दिसंबर जो असेंबली है उसका ये तो पता चलता है कि कैबिनेट मिशन है उसके थ्रू हमारा जो अप्रूवल हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म हुई। सबसे पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को, है ना, एक टेम्परेरी थी। फिर 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी 2 दिन बाद ही दूसरी असेंबली फॉर्म होती है। और यहाँ पर जो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट है, परमानेंट प्रेसिडेंट है, उसको इलेक्ट कर लेते हैं। कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और यहाँ पर जो टेम्परेरी थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और क्या बोलते हैं, फिर इस तरीके से चलकर फिर 13 दिसंबर को इस तरीके से आगे चलकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो चलती है। और ये चलते हुए ये लगभग चलती है दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक, है ना। अब ये इसको टाइम, इसके असेंबली को बनने में टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने टाइम में हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। तो ये इसी की चीजें हैं, ये इसमें बता रहा है कि हमारा जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। शुरुआत में इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट है मैंने आपको बताया 11 दिसंबर को चुना गया था, और टेम्परेरी था वो किसको, 9 दिसंबर को। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच सी मुखर्जी थे और वीटी कृष्णमाचारी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर है वो कौन रहे हैं, ये बी एन राव, है ना। मतलब कि एक तरीके से बोलते हैं कि बी आर अम्बेडकर के साथ साथ जिन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में या इसको एक सक्सेसफुल बनाने में जो हेल्प किया, जिसने काम किया, वो कौन थे, बी एन राव थे, है ना। इन्होंने बहुत हेल्प की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपकी जो हर जगह पर कहीं ना कहीं पूछी जाती है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, एक तरीके से फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा संविधान कैसा होगा, कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया 13 दिसंबर 1946 को। इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल था कि हमारा संविधान कैसा क्या होगा, ये अभी मैंने आपको बताया। और इसमें क्या था, एनिमसली, मतलब कि ये हुआ कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और सब लोगों ने इसको एक तरीके से पास किया, और हाँ बोला कि भाई सबने इसको एक्सेप्ट किया, है ना। और फिर जो जनवरी 1947 में इसको क्या बोलते हैं, अडॉप्ट कर लिया गया था, और फिर बाद में ये एक टेबल का काम भी करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन बनने में काम
बनने में टाइम लेता है। इसकी टोटल असेंबली जो हुई थी, वो सेशन है असेंबली के, वो 11 हुए थे, है ना? इसकी जो अडॉप्शन डेट है वो 26 नवंबर 1949 है, जिसमें अब इसमें क्या बोल रहा है कि उस टाइम में जो इसको साइन करने वाले लोग थे वो ओनली 268 थे। देखो, जब 1946 में क्या था कि ये पाकिस्तान का बनने का चीजें चल रही थी कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा इस तरीके से, लेकिन वो इस वजह से पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा मानते हुए उस टाइम में जब मेंबर की संख्या रखी, वो हमने कितनी रखी थी, 389 रखी थी। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान आता है और ये डिसाइड हो जाता है कि भाई पाकिस्तान अब इंडिया का हिस्सा नहीं रहेगा। तो उसके बाद जब डिवीजन ऑफ पाकिस्तान हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत सारी सीट्स हैं जो 389 से कम होकर आगे कितनी हो जाती है, 299 हो जाती है। अभी 299 सीट्स हैं, इसी के थ्रू जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनता है। और इसमें से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट हो रहा था, अडेप्ट हो रहा था, उस टाइम पे भी पूरे 299 के मेंबर इसमें 299 नहीं थे, 268 268 मेंबर थे जिन्होंने इसको साइन किया था। एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, अभी तो हमने 2000 पे मुझे जितना है, अभी हमने 2015-16 के बाद से हमने इस 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस है वो सेलिब्रेट करना शुरू किया है। एंड इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950 को, अब 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इन्फोर्स क्यों किया, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पहले क्या कर लिया था, पूर्ण स्वराज है वो सेलिब्रेट कर लिया था। क्यों? क्योंकि जब 1929 में लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा था, उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर कर देते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन है वो सेलिब्रेट करेंगे और हम ब्रिटिशर्स के रूल के थ्रू नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और इसी दिन को हमने आगे एक मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी का वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इम्प्लीमेंट किया। क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेजिटिमेट क्यों है, इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये इलेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, है ना? इसके ऊपर ही बार बार तो सवाल उठते ही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो इलेक्टेड नहीं है ना? और ये क्या बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम में बहुत कम लोग थे जिसने इनको इलेक्ट किया करके भेजा था। दूसरा क्या था, प्रिंसली स्टेट थे जिनको तो बिल्कुल इलेक्ट नहीं किया था, तो ये पार्सली इलेक्टेड थी और पार्सली नॉमिनेटेड थी। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि जो इलेक्टेड है इनडायरेक्टली हुई थी। अब जो कांग्रेस पार्टी है वो इसमें, और दूसरा क्या बोलते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, है ना? अलग अलग डाइवर्सिटी नहीं की थी, तो इस वजह से। लेकिन कांग्रेस है वो खुद अपने आप में अगर इसका देखा जाए तो वो रेनबो थी, हर धर्म के, हर जात के, हर एरिया के, हर रीजन के लोग वहां पर थे, है ना? कि वो सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, कंजर्वेटिव हो, रेडिकल्स हो, सब लोग थे वो कांग्रेस का हिस्सा थे। तो हम ये बोल दे कि भाई एक पर्टिकुलर चीज कांग्रेस ही ओनली थी, तो कांग्रेस में भी तो विद इन कांग्रेस बहुत सारी अलग अलग जो विचारधारा रखने वाले लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये इसके उसमें क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव वे में या इसको इम्प्लीमेंट करने का एक वो माना जाता है कि भाई हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब इसको लोग इस पर जब सवाल उठाते हैं तो इसको एक फेवर करने के लिए ये बातें इसमें ऐड की जाती है। शेड्यूल कास्ट एंड माइनॉरिटी की बातें हैं कि बोल रहे हैं कि जो 26 मेंबर थे वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जैसे कि बी आर अम्बेडकर हो गए, है ना? जब और इसका जो ये बोलते हैं येट द गिवन मोस्ट क्रूशियल रोल। फिर दूसरा क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम जो लोग थे, मेजोरिटी जो थी वो किसकी थी, वो अभी भी किसकी थी, अपर क्लास के लोगों की थी। तो ये भी इसके ऊपर क्या लगता है, आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि इसमें मैक्सिमम जो लोग थी, मेजोरिटी थी, वो किसकी, अपर क्लासेस की थी। तो इसमें ज्यादातर फेवर उसी को किया गया होगा। लेकिन क्या है कि इसमें जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूंट क्या बोलते हैं, लोअर क्लासेस के भी थे। तो आप ये नहीं कह सकते। बी आर अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उनको चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी रखा, वो खुद एक लोअर क्लास से आते थे। तो ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ पूरी तरीके से कि भाई कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है। अब बोल रहा है कि इसमें ये बोल रहे अगला आर्गुमेंट किया जाता है कि नॉट, कि ये सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड नहीं थी, लेकिन ये किस पर थी, पब्लिक रीजन पर। मतलब क्या हुआ कि लोगों ने अपने फायदे के लिए नहीं बनाया था इसको, कि पूरे देश को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। शुरुआत में इसी चीज पर है वो बहस होती है, और इसी वजह से फिर इसमें आगे चलकर यूनिवर्सल अडल्ट चॉइस है, अडल्ट सफ्रेज है, वो भी क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस कर दी गई कि सभी इंसानों को, चाहे वो किसी भी जात, क्या बोलते हैं, किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, कहीं से भी आते हो, सबको क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट मिल जाएगा, है ना? अब बोल रहे हैं कि ये किस किस के थ्रू काम करती है। अलग अलग कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे, है ना? और मेजर कमेटी थी जैसे कि पावर, एक पावर शेयरिंग कमेटी थी, नेहरू के पास थी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम अफेयर मिनिस्ट्री थी। इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्री थी जिनके अलग अलग मेंबर थे वो चेयरमैन थे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में
अब इसके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं हमारे संविधान पर कि हमने मैक्सिमम चीजें हैं वो बोरो की है। बोरो कि हमने बिल ऑफ राइट्स है वो अमेरिका से लिए हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। डीपीएसपी है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने किससे अलग अलग देशों से लिया। अब इसमें क्या था कि भी जब उस टाइम में हम एक नया नया देश थे, है ना, हमारे पास इतना बड़ा कोई वो नहीं था। और जिन जो देश अगर इन चीजों को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो उन चीजों को अगर हम अपने देश को एक सक्सेसफुल नेशन बनाने के लिए अगर उन चीजों को हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसमें बोरोवर की क्या बात आती है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि खुद का अपना कुछ वो नहीं था, इसमें क्या है मैक्सिमम चीजें हैं वो बोरोड है ना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अडेप्ट किया है। मैक्सिमम दूसरी क्या है कि इसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम जो चीजें हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता है हर 10-10 साल की 10 ईयर के बेस पर एक वो आता था। तो इसमें जो मैक्सिमम जो चीजें हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। और 1935 तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको ध्यान हो, 1930, 31, 32। उसके अंदर मैक्सिमम चीजें हैं ये डिसाइड हुई थी, और उसी के बेसिस पर हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, और उसी से हमने अपनी चीजों को आगे है वो इम्प्लीमेंट करवाया था। अब फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो किस चीज को बताता है, कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये होता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट है, सोवरन है और रिपब्लिक है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि भाई हम किसी भी देश की कॉलोनी नहीं है। सोवरन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो अपना खुद के डिसीजन है, या हमारा जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो खुद के डिसीजन खुद इंडिपेंडेंटली लेंगे, किसी के कंट्रोल में, या कोई हमें डिसाइड करने के लिए नहीं बोलेगा कि आपको ये डिसीजन लेना है और ये नहीं लेना है। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ स्टेट है, जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। जिस जिस भी देश का हेड ऑफ स्टेट वो इलेक्टेड होता है उसको हम रिपब्लिक बोल देते हैं। जहां पर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड नहीं होता उसको मोनार्की, वो उनके कंट्री के अकॉर्डिंग होता है। जस्टिस, कि सबको न्याय मिले, सब बराबर हो। फ्रीडम, गारंटी टू ऑल सिटीजन, ये सारे राइट्स हैं सब लोगों को गारंटी दिए गए। एडिक्वेट सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी, मतलब कि जो माइनॉरिटी है उनको ये ना लगे कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर हम लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। चाहे वो ट्राइबल लोग थे या फिर बैकवर्ड जो पिछड़े हुए लोग थे, सब लोगों को इसमें अच्छी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है वो दी गई थी, सबके राइट्स हैं, सबके रूल्स हैं इसमें लिखे गए थे। अब हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है एक बार हम वो देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूके, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे इन्फ्लुएंस है, यूके से। क्यों? क्योंकि हम जो सबसे बड़े टाइम तक कॉलोनी बने रहे थे वो यूके की बने रहे थे। जो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि उस टाइम में ये डिबेट चल रही थी कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आना चाहिए यूएसए जैसा, या इंडिया क्या बोलते हैं यूके जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये था कि भाई अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आएंगे तो एक नई तरीके से सब चीजों को जाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम से लोग थोड़ा बहुत हैबिचुअल थे, लोग थोड़ा चीजों को जानते थे, तो हमने किसको, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म को ही रखा। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि कानून है वो सबके लिए बराबर है, उसका हमने जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रिटेन से लिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो इलेक्शन होते हैं ना, कि जो भी जिस भी इंसान के पास ज्यादा वोट आ गई वही इलेक्शन जीत जाएगा। बायकैमरलिज्म, क्या बोलते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पीकर्स, है ना, जो आपका क्या बोलते हैं लोकसभा का जो स्पीकर है, ये सारी पावर हमने कहाँ से ली है, यूके से ली है। आयरलैंड से डीपीएसपी, है ना, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करवाना है वो वहां से। राज्यसभा के नॉमिनेशन जो मेंबर होते हैं 12 मेंबर जो चुने जाते हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। फ्रांस से क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन की जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज जो हमने तीनों वर्ड है वो प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक है, ये चीज भी हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, तीन लिस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कि एक तरीके से सबके पास है अपना ट्रेड वगैरह, अपना जो बिजनेस वगैरह है वो सेटअप कर सकते हैं, वो राइट है वो अभी हमने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा राज्यसभा जब दोनों सेपरेटली अगर किसी चीज को पास नहीं कर पा रही है, तो हम एक जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है, किसको बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग को, तो वो क्या है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यूएसए से फंडामेंटल राइट, जिनको वहां पर बिल ऑफ राइट बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि जो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ पहला जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है नहीं लिया है वो उसको वापस से रिव्यू कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भाई जुडिशरी के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। प्रियम्बल है हमारे देश में जो हमारा क्या बोलते हैं
जो प्रियम्बल जो हमने लिया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक तरीके से, वो भी हमने यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। फिर अगला क्या है, इसमें हमने आयरलैंड को तो पढ़ ही लिया। अगला क्या है, कनाडा। कनाडा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि ज्यादा पावर है वो किसके पास रहेंगी, हमने अपनी पावर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्टेट एंड यूनियन। लेकिन जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होगा, अगर दोनों में से हावी कौन होगा, वो अगर कोई भी पावर है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टेट और यूनियन के बीच में, तो जो पावर मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, किसको दे दी हमने, यूनियन को दे दी। रेसिजुअरी पावर, रेसिजुअरी का मतलब क्या हुआ, हमने जब तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। अब इनके अलावा, जैसे कि जब हम 1947 में अपना देश का संविधान लिख रहे थे, उस टाइम में मोबाइल जैसा कुछ नहीं था, ऐसा इंटरनेट जैसा कुछ नहीं था। तो ये जब चीजें नई नई आने लगी, तो उन चीजों को कहाँ पर रखेंगे, तो उनके लिए एक अलग से एक वो बनाकर रखा, जिसको हमने क्या बोला, रेसिजुअरी पावर। की टाइम के अकॉर्डिंग जो नई नई चीजें आएंगी, उसको हम एक नए उसमें रख देंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं, एक नया फोल्डर बनाया, जिसको हमने रेसिजुअरी पावर का नाम दिया। वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस करता है ना, कि कभी कभी जैसे प्रेसिडेंट को समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन, वो अपनी एडवाइजरी है वो ले सकता है ना। तो ये चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने देख लिया क्या क्या है। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब जब इमरजेंसी लग जाती है, तो उस टाइम में अगर हमें क्या बोलते हैं, अपना फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है ना, तो वो हमने जर्मनी से लिया। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की प्रोसेस को, और यूएसएसआर से जो फंडामेंटल ड्यूटी है और 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से। तो ये आपका चैप्टर है जो पूरा होता है। इसमें बेसिक चीजें थी कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की शुरुआत हुई, और क्या क्या चीजें हैं इसमें। कुछ लास्ट में हमने इसके जो शुरुआत में हमने फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझा कि क्या क्या चीजें रही हैं क्या क्या नहीं रही हैं, और लास्ट में हमने इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन लीडर क्या रहे, और हमने किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें सीखी, वो सब चीजें हमारा इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है, और अगले इस चैप्टर को और इस वीडियो को मैं अब यहीं पर रोकती हूँ, और अगले मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, है ना, जिसका नाम होगा, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा चैप्टर है उसको फिर मैं बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना हम उस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो मेरी पहली वीडियो थी, तो आपको कुछ मिस्टेक्स लगे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।